हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं एक और नया चैप्टर। वो है आपके इकोनॉमिक्स का। और जैसा आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है और इससे फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ हमारा कंसेप्ट रिगार्डिंग पॉवर्टी क्लियर होगा। हम अभी क्या करते हैं, जो पॉवर्टी है उसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसका हुलिया या फिर उसका जो अपीयरेंस है हमें थोड़ा सा ऑड लगता है तो हमें लगता है कि गरीब है। लेकिन क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि वास्तव में किस व्यक्ति को पुअर कंसीडर किया जाएगा और किस सिचुएशन को पॉवर्टी कंसीडर किया जाएगा। किसी का अपीयरेंस या फिर किसी की जेब में मनी होना ना होना पॉवर्टी को नहीं बताता। उसके कुछ सेगमेंट्स हैं, उसके कुछ टाइप हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक उसका फीचर होना चाहिए, तभी वो पुअर या वो पॉवर्टी लाइन में कंसीडर किया जाएगा। क्या था ये, क्या है ये, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। साथ ही सम सीरीज ऑफ लेक्चर्स, एंड इट इज एज वेल एज चैलेंज भी है हमारे लिए। ये पॉवर्टी तो है ही अपने आप में, गरीबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ ये हमें कैसे टीज करता है, कैसे हमारे लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, हमारे नेशन को, हमारे इकोनॉमी को इससे नुकसान और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही है। इस चैप्टर के बारे में दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। इसके अंदर कंसेप्ट कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ थ्योरी है। तो आपको ये सारी चीज़ें एज अ थ्योरी स्टडी करनी है, बट हाँ आपको कुछ डेटाज हैं जो इसमें आपको मिलेंगे और वो आपको याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन में सारे जो इससे बनने वाले एमसीक्यूज होते हैं उसमें डेटा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको प्लीज़ अच्छे से सुने और सुनने के बाद में दिमाग में एक बार अच्छे से सेट कर लें कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसका आंसर ज़रूर दे पाएँ। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें बताऊँगा, आपको उस चीज़ को अच्छे से समझना है एंड दिमाग में रखना है। ठीक है, चलें शुरू करें। देखिए भाई, सबसे पहले यहां पर बताया है कि इंडिया, अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में जो पुअर पर्सनैलिटीज हैं, द पुअर पीपल, वो कंसंट्रेट हैं इंडिया में। सबसे ज्यादा अगर हम लोगों को देखेंगे तो पुअर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। सबसे ज़्यादा गरीबी अगर देखते हैं तो मैं स्पेसिफिकली जो डेटाज हैं, जो आपके सेंसस से हमें पता चलते हैं, तो उससे ये चीज़ क्लियर होती है कि लगभग बिहार, यूपी और हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये स्पेसिफिकली ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मान के चलें आप कि वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि लोग भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ऑलरेडी हम कई सारे चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। दैट इज़ वाई वर्ल्ड के अंदर मिल नहीं है सबसे ज़्यादा पुअर हमारे देश में। अगर हम इसको देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक सीरियस चैलेंज है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब, इसका क्या मीनिंग है, तो देखिए, पॉवर्टी का मतलब है हंगर और लैक ऑफ शेल्टर, रहने के लिए ना किसी के सर पे छत और भूख, ये पॉवर्टी का सबसे बड़ा आप कह सकते हो फैक्टर है। इसके अलावा ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते स्टडीज़ के लिए, साथ ही वो कई बार अगर बीमार हो जाते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते। इसका मतलब है एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी जब ना मिले तो भी उस कंडीशन को भी आप पॉवर्टी में कंसीडर करेंगे। एक और अगर मैं बात करूं तो पॉवर्टी के अंदर ये भी आप कंसीडर करते हैं कि जब आपको खाने पीने के लिए साफ चीज़ें और रहने के लिए साफ सुथरा माहौल ना मिले तो भी आप पॉवर्टी मान सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसी सिचुएशन जब आप रेगुलर जॉब गेन ना कर पाएं और आपको एक डिसेंट सा, हैंडसम सा अमाउंट, आप जो भी काम करते हैं, जो भी वेजेस आप गेन कर रहे हैं, तब आपको ना मिले। इन सब के साथ ही आप हेल्पलेसनेस फील करें, द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मजबूरी। इसके अलावा इस तरह की चीजें हमें हमारे आसपास हर जगह देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया लगभग इसका फैक्ट और ये हो गए इसकी कुछ डेटास। अब जो इंपॉर्टेंट है वो समझें। अब यहां कुछ डेटास हम शेयर करेंगे, बट उसके पहले मैं फिर कह रहा हूं, भूख, शेल्टर ना होना, पीने के लिए साफ पानी और सैनिटेशन फैसिलिटीज ना होना,
हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना होना, एजुकेशन का ना होना, ये सारी चीजें आपको बताता है पॉवर्टी के बारे में। हम देखें वर्ल्ड का हर फोर्थ पर्सन इंडिया में हर एक फोर्थ पर्सन गरीब है। मतलब हमारी 25% पॉपुलेशन पुअर कंसिडर की गई है। ये जो डेटा है ये 2012 के हिसाब से है, ठीक है। तो जो सेंसस हुआ था 2011-12 में, उसके हिसाब से इसने बताया कि हर चौथा व्यक्ति गरीब है। लगभग हमारे उस टाइम पर रफली अगर मेजर किया जाए तो लगभग 27 करोड़ पीपल आर पुअर 2011-12 के हिसाब से। यहां पर इसीलिए कंसिडर किया गया इसे कि लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब भारत में आपको मिलेंगे। एंड हालांकि ये बात थोड़ी हमारे लिए सीरियस चैलेंज है, बट कोई नहीं, सब चीज़ें ओवरकम करने के लिए होती है और ओवरकम किया जा सकता है इस चीज़ से। हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो गरीबी है वो फैल क्यों रही है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं। दैट इज़ वाई क्लास 9th में ही इस चीज़ को आपसे इंट्रोड्यूस किया गया। हम प्रीवियसली जब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो उसमें कई सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है, वो पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं, बट कहीं ना कहीं हम स्टक हैं किसी पर्टिकुलर काम में, जिसके कारण से हम उससे बाहर नहीं आ पाते। जैसे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, लेकिन वही पुराने तरीक़ों से। तो प्रोडक्टिविटी हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम ये जो कंसेप्ट अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। तो और एक बार देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी को अलग अलग लोगों ने किस तरह से देखा है और पॉवर्टी एक्चुअल में होती क्या है। मीनिंग पर नहीं आ रहा हूं, लोगों के नजरिए आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि जब आप पॉवर्टी की बात करते हैं तो आप अपनी इनकम को और आपके कंजप्शन को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं या रिलेट करते हैं। गरीबी, तो गरीबी किस चीज़ से आप कैसे पता लगाएंगे? आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी पॉकेट मनी, आपके अकाउंट बैलेंस, या फिर आपकी पॉकेट में पैसा, या फिर कितना अच्छा और कितना हेल्दी आप खा पा रहे हैं, आपका फूड कंजप्शन और कितना अमाउंट यू आर अर्निंग, उसके बिहाफ पे आप रिलेट करते हैं अपनी गरीबी को या अमीरी को, ठीक है। लेकिन जो पॉवर्टी है और भी कई दूसरे इसके सोशल इंडिकेटर्स हैं, जैसे गरीबी इलिटरेसी के साथ में, जनरल रेजिस्टेंस के साथ में कि मेल न्यूट्रिशंस ना हो, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लेकर आ पा रहे हैं कि नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आपको साफ क्लीन वाटर पीने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पानी, और इसके अलावा सैनिटेशन फैसिलिटीज, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें हम पढ़ के आए। तो एनालाइज ऑफ दीज पॉवर्टी मेजर्स बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। कि ये जो कंडीशंस हैं जो आप देख रहे हैं कि आज सोसाइटी के अंदर इतने लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अलग कर दिया जाता है, अलग रखा जाता है, सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है और वो वल्नरेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में पॉवर्टी वही है बेसिकली। अगर इन सब चीज़ों के अलावा इनकम और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या कंजप्शन के अलावा भी बात करें तो ऑल सच थिंग्स आर देयर, जो भी हमने अभी देखी, इनके कारण से भी पॉवर्टी को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और उससे एक जो चीज़ बाहर निकल के हमारे सामने आती है वो है कि ये जो पॉवर्टी है बेसिकली एक सोसाइटी से किसी व्यक्ति को अलग कर देने की एक आइडियोलॉजी, थिंकिंग, ये ऑटोमेटिकली उसका अलग हो जाना, या फिर सोसाइटी से नहीं तो अपने आप में एक इंडिविजुअल ग्रुप बन जाना, ये क्या है, आपका पॉवर्टी है, ठीक है। और देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूं तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ पीपल, उनको फैसिलिटीज यूज करने से रोका जाए जो भी सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती हैं, उनको जो भी सोसाइटी में बेनिफिट्स मिलने हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए उन सब चीज़ों से उनको अलग रखा जाए अगर, तो वो क्या है, सोशल एक्सक्लूजन। अब जैसे कुछ कास्ट कैटेगरीज हैं, एसटी, एससी, या फिर किसी और भी जो भी डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, अगर उनकी बात करें तो पर्टिकुलरली इन सब लोगों को बहुत ही पहले के टाइम से ही क्या किया गया, इस तरह से रखा गया, इनको एक्सक्लूड किया गया, अपने साथ में इंक्लूड नहीं किया।
तो इस कारण से ये लोग क्या हो गए, पिछड़ गए। इसी कारण से इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दिया कि एटलीस्ट आपको मतलब लॉफुल मैनर में आपको मौका मिलना चाहिए कि आप हमारे साथ जुड़े, आगे रहें, क्योंकि हम सब इक्वल हैं और हमारे को किसी भी तरीके से आप अलग नहीं कर सकते हो। तो यही रीज़न था कि इस तरह की चीज़ों के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ लोग अलग हो जाते हैं, अलग निकाल दिया जाता है उनको सोसाइटी के थ्रू, और जो नहीं होना चाहिए। अगर हम अब नेक्स्ट अगर वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें तो ये भी एक इसी तरीके का कंसेप्ट होता है कि जहाँ पे जो भी लोग हैं उनके ऊपर भी सोसाइटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण से वो अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं और ऑब्वियसली उनको फिर जो भी आगे सोसाइटी के अंदर अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए ऑप्शंस चाहिए होते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती हैं, वो नहीं मिल रही होती है। यहाँ पर जैसे लिखा भी गया है कि कई बार ऐसी कंडीशन सामने आ जाती हैं हमारे, या फिर नेचुरली कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं लोगों के ऊपर, कोई किसी का बुरा टाइम आता है जिसके कारण से उसकी जो पोजीशन होती है, सिचुएशंस होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। चाहे आप किसी नेचुरल कैलेमिटी की बात करो या फिर कोई जो भी किसी पर्सन का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिसके कारण उसके इस तरह की चीज़ें आ जाए। जैसे अगर वो व्यक्ति मतलब फिजिकली अगर आप ऐसे कह सकते हो उसके पैर कट गए या फिर उसके हाथ खराब हो गए, कुछ भी फिजिकल अगर हैंडीकैप अगर वो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती है, वो अलग हो जाता है कॉमन लोगों से। ठीक है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसके कारण से जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं हम पे एक एडवर्स इफेक्ट डालती है। इसका अगर मैं ट्रांसलेशन बताऊं या इसका अगर मैं एक्चुअल में मीनिंग आपको कन्वे करना चाहूं तो इसका मतलब डायरेक्टली आप उस पोजीशन से लेते हो, उस सिचुएशन से लेते हो जहां पे पर्सन अपने आप को कॉमन लोगों के साथ में खड़ा हुआ नहीं पाता, जहाँ पे जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती। जो उसकी नीड्स के अंदर आप काउंट कर सकते हो उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, साथ में उसके लिए शेल्टर, ठीक है, अपन बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ऑल सच थिंग्स। साथ ही अगर कंजप्शन की बात करें तो अपनी जो भी न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स हैं वो भी वो गेन नहीं कर पाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी उसको नहीं मिलती हैं। तो वही सारा कंसेप्ट पॉवर्टी का है। यहाँ पर इसने कहा कि पॉवर्टी एक ऐसा स्टेट होता है, एक सिचुएशन होती है जहाँ पे सफिशेंट इनकम भी उसको नहीं मिल रही होती है, जिससे कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ रोटी कपड़ा मकान वो गेन नहीं कर पाता। तो ये तो हो गई आपकी पॉवर्टी, सिंपल सी बात है। फूड, शेल्टर और इसके अलावा क्लोथ, इन सब चीज़ों को अगर कोई गेन कर पा रहा है इजीली तो उसको पॉवर्टी के अंदर हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें भी वो कंसीडर या गेन नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में वो व्यक्ति पॉवर्टी में एड ऑन होगा। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कंसेप्ट और भी डिटेल में जाकर के हैं। क्या क्या है देखिए, कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे पर्सन अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को या नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाता, दैट इज पॉवर्टी। ओके, और मास पॉवर्टी क्या होता है कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल और एन इकोनॉमी जो डिप्राइव्ड होते हैं इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज से, तो उन चीज़ों के लिए भी क्या होता है, उन सब चीज़ों को भी मास पॉवर्टी कहते हैं। मास का मतलब अ ग्रुप, अ मास मीन्स एक बहुत सारे लोगों का ग्रुप। तो अगर एक बड़े पैमाने पर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल और अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग मास पॉवर्टी का शिकार है। पॉवर्टी के यहाँ पे दो कंसेप्ट है हमारे सामने, एक रिलेटिव है, एक एब्सोल्यूट है। रिलेटिव इज क्वाइट कॉमन एंड एब्सोल्यूट इज ऑल्सो। इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा क्लियरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। रिलेटिव का मतलब जो किसी से रिलेट करे। सिंपल सी बात है, ए कमाता है 5 लाख रुपए और बी कमाता है 10 लाख रुपए। दोनों में से मैं पूछूं कि किसके पास पैसा कम है, कौन ज़्यादा अमीर है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन गरीब है, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन ज़्यादा अमीर है, तो आप कहोगे कि बी। लेकिन मैंने कहा कि एक जेड नाम का भी व्यक्ति है जो कमाता है 10,000। मैं पूछूंगा अब आपसे कि कौन गरीब है, तो आप कहोगे जेड। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहां पर है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे कि जब आप रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो ये उस कंडीशन की बात है जब आप इकोनॉमिकल क्राइटेरियाज को दिमाग में रखते हुए दो के बीच में कंपेयर करते हो। ठीक है, कंपैरिजन में दो बेस होने चाहिए, एक ए और बी, ऐसे मान के चलो। तो कोई कितना ज़रूरी थोड़ी है कि आपने 10 किलो और 5 किलो को कंपेयर किया तो इसका मतलब आपको 5 किलो कम लगेगा, ऑफकोर्स 10 किलो आपको ज़्यादा लगेगा। और अगर मैं बात करूं किसी पर्सन की जो कि काफ़ी
उससे भी कम है, जो कैटेगरीज हम देख रहे हैं उससे भी कम है, तो आपको वो लगेगा और सबसे ज़्यादा गरीब। तो ऐसे कंडीशन में अगर कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन अगर 100,000 और 10 के बीच में हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको ये जो 10 है ये गरीब लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 0 के आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो यहां पर डिपेंड करता है कंपैरिजन किसका किसका हो रहा है। इन दोनों क्या हो रहा है तो ये गरीब है, इन दोनों का हो रहा है तो ये गरीब है, और इन दोनों का हो रहा है तो ये गरीब है ऑफकोर्स। तो ऐसे कंडीशन में रिलेटिव पॉवर्टी का बेसिक सा कंसेप्ट है कंपैरिजन बिटवीन द टू। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं किसको। ये किस तरह से कंपैरिजन होता है, तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन होता है दो नेशंस के बीच में। तो दो नेशंस के बीच में कंपैरिजन करने का तरीका, पहला है पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पे और दूसरा है नेशनल इनकम के बिहाफ पे। पर कैपिटा इनकम आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है बेटा, आप अच्छे से सुनना, टोटल इनकम, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो जो आएगी चीज वो आएगी आपके पर कैपिटा इनकम। थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो पर कैपिटा इनकम एक बार फिर से समझो, फिर इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा का मतलब होगा पर पर्सन का एवरेज इनकम। मुझे बताओ, आपके सामने ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। ये पर्सन 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, ये पर्सन 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। कौन आदमी अमीर है? तो आप कहेंगे सर 20,000 50,000 कमाने वाला ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी फैमिली के अंदर केवल ये एक बंदा है और इसकी फैमिली में 5 बंदे हैं। तो अब मैं पूछूंगा कि इसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो आप कहोगे सर बराबर से ही है दोनों का। तो कैसे पता लगाया आपने कि भैया कितना कमा रहे हो उसके साथ कितने पे खर्च हो रहा है, यही तो कर रहे हैं। तो इसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं कि भैया जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितने लोगों के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो उससे हमने एक एवरेज निकाल लिया। गॉट इट? यही है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हमारे देश की टोटल नेशनल इनकम जो है उसके अंदर अगर हम हमारे टोटल पॉपुलेशन का डिवीजन कर देते हैं तो हमें एक कंसेप्ट मिलता है, हमें एक बेस मिलता है कंपेयर करने का, और वो है पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम की बात करें अगर अपन, तो नेशनल इनकम क्या होती है वो नीचे डेफिनेशन में भी है और आपको वैसे पता भी होना चाहिए। सिंपल सी बात बताता हूं, जीडीपी का नाम तुमने सुना होगा और जीडीपी पढ़ के भी आए होंगे तुम। मैंने फर्स्ट वाले टर्म में भी आपको बताई है जीडीपी क्या होती है। किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन की बॉर्डर के अंदर अगर कोई भी चीज ग्रो की जा रही है, कोई भी चीज प्रोड्यूस की जा रही है, तो वो कितने रुपीस की है, ऐसे समझ के चलो, तो कितने रुपीस की है, उसका टोटल वर्थ, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, इसका टोटल होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। दोबारा सुने, द टोटल या फाइनल वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर बाउंड्री इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितने रुपीस का कोई सामान या कोई सर्विस प्रोड्यूस की गई है, उसका टोटल फाइनल वैल्यू जो है वो जीडीपी है। और इसके अंदर में हमारी जो विदेशी कंपनियां विदेशों में काम कर रही है, सॉरी हमारी देसी कंपनियां, मतलब हमारे इंडिया की कंपनी कुछ ऐसी भी तो होगी जो विदेशों में काम कर रही होगी, तो वो वहां पर कितना कमा रही है उसको लेकर आ जाओ और इसमें ऐड कर दो। सिंपल सी बात, जीडीपी के अंदर आप ऐड कर दो जो भी इनकम हमें एब्रॉड से मिल रही है, तो वो हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? दोबारा सुनो, किसी एक पर्टिकुलर देश की बाउंड्री में एक साल में तुमने कितने रुपए के गुड्स और कितने रुपीस की सर्विसेज प्रोड्यूस की, उसका फाइनल वैल्यू आपने निकाल लिया, टोटल कैलकुलेट कर लिया, वो तो आ गया आपका जीडीपी। उस जीडीपी के अंदर अगर विदेशों से भी आपके पास कोई पैसा आ रहा है तो उसको आप ऐड कर दोगे अगर, तो वो आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। तो हर एक नेशन का नेशनल इनकम निकाला जाता है, साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भी निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम इसलिए निकाला जाता है जिससे कि आप कंपेयर कर सको कि भैया इस देश के लोग कितना कमा रहे हैं और इस देश के लोग कितना। चलो आगे देखते हैं, है ना, नेक्स्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं और आगे क्या है। ये तो हो गया आपका जब रिलेटिव पॉवर्टी हो, लाइक कंपेरिजन यू आर डूइंग बिटवीन द टू पीपल और टू नेशंस और टू सोसाइटीज, ठीक है।
तो ऐसे में ये तो हो गया आपका दो के बीच में कंपैरिजन। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब वहां आएगा जहां पर आप, सिंपल सी बात है, आप ना तो गेन कर पा रहे हो, ना तो न्यूट्रिशंस ले पा रहे हो, ना इनकम गेन कर पा रहे हो। अच्छी ना तो इनकम मिल रही है आपको और ना ही अच्छा खाने को आपको मिल रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पे कंजप्शन और आपकी इनकम को बेस बनाया जाता है। अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, पर्टिकुलर जो भी कुछ डिसाइड करेंगे कैटेगरीज अभी अपन, उसके हिसाब से अगर आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, न्यूट्रिशंस नहीं ले पा रहे हो, तो यू विल बी कंसिडर एज पुअर। तो ये है हमारा पर कैपिटा इनकम का, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। आज ही नेक्स्ट देखिए, पॉवर्टी लाइन। कौन पर्सन गरीब है, गरीब नहीं है, उसके लिए एक सिंपल सी लाइन खींची गई है कि भैया ये एक ऐसा लेवल होगा कि इस लेवल के ऊपर जो भी व्यक्ति है वो पुअर कंसीडर नहीं किया जाएगा, और इस लेवल को क्रॉस करते ही वो आ जाएगा गरीब की कैटेगरी में। ठीक है, तो क्या है ये देखिए कि पॉवर्टी का जो लेवल है वो डिवाइड किया जाता है, और इस लेवल के हिसाब से गरीब और जो लोग गरीब नहीं है, ये दो कैटेगरीज बनाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या चीजें बेस होती है कि मिनिमम कंजप्शन किसी चीज का, मिनिमम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और इनकम, इन सबको बेस बनाया जाता है। उस पर्सन को कंसिडर किया जाएगा पुअर जिसकी इनकम और कंजप्शन लेवल बिलो है किसके, मिनिमम लेवल से। एक लेवल सेट किया जाएगा कि भैया इतना तो ये अमाउंट कमाना चाहिए, इतना तो इसकी कम से कम अर्निंग होनी चाहिए, और इतना तो इसका कंजप्शन कम से कम होना चाहिए। इससे दो कंसेप्ट क्लियर हुए आपके कि एक तो हम अब किसकी बात करेंगे, फूड की, कि कितना तो एटलीस्ट आपको खाने को मिले कि तुम्हें गरीब कंसीडर ना किया जाए, और एक कितने रुपीस स्पेशली फाइंड आउट किए जाएं जिसको अगर आप अर्न कर रहे हो तो यू कैन नॉट बी कंसीडर एज पुअर। तो ये चीजें हैं। देखिए कंट्री में भी, हमारे कंट्री में भी ऐसे कुछ यूज किया गया है, और इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये दो मेथड इन्होंने निकाले हैं। एक तो है आपका एक्सपेंडिचर और दूसरा है आपका इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, आना और मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना, इस तरह का खर्चा। तो कैसे होता है ये, इसको देखने की कोशिश करते हैं एक नई स्लाइड के अंदर। इसको सिंपल सी बात है यहां पर समझते हैं। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो कितना आप कमाएं और कितना आप खर्च करें, तो एक्सपेंस से आप स्पेशली क्या लेंगे, फूड। तो फूड के अंदर यहां पे दो लेवल बताएं आपको। बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है और अगर वो व्यक्ति अपने जो भी उसका हर दिन का जो खाना वगैरह वो खा रहा है, उस खाने के अंदर अगर वो इतना कुछ खा पा रहा है, इतनी कैलोरीज, इसको कैलोरीज कह देंगे आप, इतनी कैलोरीज अगर वो गेन कर रहा है अपने फूड से, तो ही कैन नॉट और शी कैन नॉट बी कंसिडर एज पुअर। लेकिन ये कौन सा, ये है आपके रूरल एरियाज में। गांव के अंदर लोग मेहनत ज्यादा करते हैं तो वहां पे कुछ कैलोरीज ज्यादा यहां पर बताई गई है। ठीक है। दूसरा, अगर हम शहरों की बात करें तो लगभग अगर कोई पर्सन सुबह से शाम में इतनी कैलोरीज का, हालांकि 2100 कैलोरी बहुत कम होती है, अगर कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में अगर कोई पर्सन है और वो एटलीस्ट इतना तो गेन कर पा रहा है खाने पीने से अपने न्यूट्रिशंस, तो एटलीस्ट उसको आप एक्सपेंस के मामले में गरीब तो नहीं कह पाओगे, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। दूसरा था आपका इनकम। तो इनकम के बेस पे अगर अपन देखें तो यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी दो कैटेगरी है। एक तो है 816 रुपीज और एक है 1000 रुपए। बोथ डेटास रिलेट्स टू द सेंसस 2011। 816 रुपए अगर आप अर्न कर रहे हैं पर मंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, कि 816 रुपए रूरल एरियाज में एंड 1000 रुपीज इन अर्बन एरिया अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपको गरीब नहीं कहा जाएगा, एंड दिस इज मिनिमम। तुम सोचो 1000 रुपए तो हम डोमिनोज जाते हैं ना तब खर्च हो जाता है हमारे, नॉर्मली पिज्जा अगर अच्छा से मंगा लिए ना एक दो,
तो इतने तो तब खर्च हो जाते हैं। उसको हमारी सरकार ने सोच रखा है कि इतना अगर कोई पर्सन कमा रहा है तो 1 महीने के अंदर अगर इतना कमा पाता है वो, तो वो गरीब नहीं है। फिर बात समझ रहे हो? हालांकि अगर हम आज के टाइम के हिसाब से देखें तो ये डेटा एग्जिस्ट, मतलब इसको आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए में कुछ भी नहीं आता। बट हाँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डेटा है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बनता है भैया। तो यहां 2-3 चीजें हैं कि एक्सपेंस के बिहाफ पे हम स्पेशली एक्सपेंस जो कर रहे हैं वो फूड पे कर रहे हैं, खाने पे कर रहे हैं, और हमारा एक कंजप्शन है। तो अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं 2400 कैलोरीज या 2100 कैलोरीज रेस्पेक्टिवली रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, तो आपको फिर पुअर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप अर्न कर पा रहे हैं 816 रुपए या 1,000 रुपए रेस्पेक्टिवली रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो आप गरीब नहीं हैं। बात समझ में आ गई? आपको एक और चीज बताता हूं, सरकार ने ये 816 रुपए और 1,000 रुपए जो तय किया, इसी के हिसाब से आपने अन्नपूर्णा रसोई या फिर ये इंदिरा रसोई के बारे में सुना होगा। अन्नपूर्णा रसोई राजस्थान के अगर कोई पर्सन है तो वो जानते होंगे कि अभी क्या चल रहा है, जो इंदिरा गांधी जी हैं उनके नाम पे चल रहा था इंदिरा रसोई। तो इंदिरा रसोई में क्या होता है, 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता है। अब ये 8 रुपए कैसे तय किए गए हैं, वो इसके हिसाब से तय किए गए हैं कि अगर किसी पर्सन को आप बता रहे हो कि 1,000 रुपए अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हैं, तो उसी के हिसाब से इन्होंने खर्चे को डिवाइड किया है कि भैया 8 रुपए 8 रुपीज 2 टाइम खाना खाता है तो एक दिन का खर्चा कितना है, 16 रुपए का। ठीक है, और अगर इसको 30 दिन वो खर्च करेगा तो कितना होगा, 480 रुपए। तो ये है कैलकुलेशन, इसके कारण से वो 8 रुपीज का आपको मिल रहा है कि भैया 480 तो आपके खाने में चलेगा और बाकी जो आपकी दूसरी नीड है उसके लिए भी आपके पास पैसा बच रहा है, इसलिए वो 8 रुपए में दे रहे हैं, हमें हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, जो राजस्थान के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इतने रुपीस में ही किया था, 7 रुपीज था आई थिंक, और जो अशोक गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इतना ही किया है। तो ये कोई एहसान नहीं है गरीबों पर, ये उन्होंने खुद ने डेटा सेट किया है कि भैया आप गरीब नहीं हो अगर आप 816 रुपए और 1,000 रुपए कमा रहे हो तो उसी के हिसाब से इनको खर्चा भी यहां करना है। हालांकि ये तो उस व्यक्ति के लिए है जो कुछ भी नहीं करता, अदरवाइज गैस सिलेंडर 1,000 रुपीज का है एक, अगर 5 लोगों की फैमिली है तो 1,000 रुपीज के अंदर आपको सिर्फ गैस सिलेंडर मिलेगा, जो आपने किसी व्यक्ति की पूरी इनकम बता रखी है कि अगर इतना कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, तुम समझ के चलना, बहुत इश्यूज हैं। चलिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ये छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे समझने के लिए, थोड़ा सा दिमाग अपना चलाने के लिए। इसके बारे में और बात करेंगे, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीज़ों के ऊपर कुछ ऐसे ही जो रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनको भी देखेंगे और पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसको समझें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। अभी जो आपके अगर एग्जाम्स हैं, अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमसे शेयर करें, आपके डाउट्स हमें लिख के भेजें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, एंड वी विल सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।